पदबंध क्या है, इनको लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एक ही लाइन में कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया जाता है और हमें समझ नहीं आता कि ये कौन से पदबंध होंगे। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आ गई, आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा, अपने चैनल के थ्रू आपको व्याकरण का सही तरीके से ज्ञान देने के लिए। तो आज जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का एक टॉपिक है। वो टॉपिक आपको बहुत हद तक कंफ्यूज भी करता है और आप काफ़ी हद तक परेशान भी हो जाते हैं कि किस तरीके से हम समझें कि क्या चीज़ें कैसे हैं, कैसे करनी है, हमको समझ नहीं आता। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, चलिए शुरू करते हैं पदबंध को। आज हमारा जो पदबंध का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें भेद भी आते हैं और फिर पदबंध है क्या ये समझना भी ज़रूरी है। तो इसको हमने आपकी सहूलियत के लिए दो पार्ट में कर दिया। इससे ये रहेगा कि आप दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। आज का जो हमारा है संपूर्ण व्याख्या का पार्ट 1, उसमें हम देखेंगे कि शब्द और पद क्या होते हैं। दूसरा है पदबंध की परिभाषा को पढ़ेंगे और तीसरी चीज देखेंगे ध्यान रखने योग्य बातें। जब पदबंध हमें पहचानने को दिया जाता है तो उसमें हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर उन्हीं को हम ध्यान में नहीं रखेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि पदबंध हम सही तरीके से मार्क नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है आपका शब्द और पद क्या होते हैं। पदबंध को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पद क्या होता है, क्योंकि बिना पद को जाने पदबंध को नहीं जान सकते। सबसे पहले तो आपको ये अपना कंफ्यूजन दूर करना है कि पद क्या है। तभी तो पदबंध सीखेंगे। सामान्यतः ये कहा जाता है कि शब्द ही पद है, परंतु शब्द और पद में अंतर होता है, यानी कि जो शब्द हैं वो ही पद हैं, ऐसा नहीं होता, इनमें अंतर होता है। यह अंतर हम शब्द और पद की परिभाषा से स्पष्ट समझ सकते हैं। तो इसको हम इनिशियल लेवल में आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ कि जब हम कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो इंडिविजुअल बोल दिया, हमने बोला राम पुस्तक, बस हमने ये दो शब्द पढ़कर बोल छोड़ दिए, तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ शब्द हैं क्योंकि ये वाक्य में नहीं बंधे हैं। लेकिन अब अगर इन्हीं दो शब्दों को हम वाक्य में बांध दें, जैसे राम पुस्तक ले जा रहा है, तब यही राम और पुस्तक जो अभी तक शब्द थे वो बन गए पद। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको हम ऐसे आपको एक बहुत ही इजी वे से समझाते हैं। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, कहीं पर भी ऐसे पब्लिक प्लेस में हो, तो वहां पर आप भीड़ का एक हिस्सा होते हो, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप उसमें से उतनी सारी भीड़ में आप अकेले व्यक्ति, मतलब इतने सारे व्यक्ति उसमें से एक व्यक्ति आप भी हो। लेकिन अगर आप अपने घर आ जाओ या अपनी कॉलोनी में आ जाओ तो आपका अपना एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ आप फला के बेटे हैं, आप इस घर में रहते हैं, आपका एक नाम है, आप इस क्लास में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप भीड़ में हो तब तक आप भीड़ का एक हिस्सा रहते हो, लेकिन घर में आते ही आपका अपना एक परिचय हो जाता है। इसी तरीके से जो शब्द स्वतंत्र है वो भीड़ सारे शब्दों में एक शब्द है, लेकिन जैसे ही उसको हमने वाक्य में प्रयुक्त किया उसका अपना एक परिचय हो जाता है, इसीलिए वो पद बन जाता है। समझ गए ना। तो चलिए अब इसको हम एक बहुत इजी भाषा से समझते हैं, परिभाषा से समझते हैं। शब्द की परिभाषा है स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, यानी कि जो स्वतंत्र है और सार्थक है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले मगर वो स्वतंत्र है, आजाद है, किसी बंधन में नहीं है, अर्थात वो किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया है कपड़ा, फूल, नदी इत्यादि, तो ये सभी आजाद है, इनको कोई भी वाक्य में नहीं बांधा गया है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं पद में। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। अब जिस तरीके से ये कपड़ा, फूल, नदी जो ये शब्द हैं, इन्हीं को अगर हम वाक्य में प्रयुक्त कर दें तो यही शब्द जो हैं वो पद में बन जाएंगे, क्योंकि जब तक इनको हमने स्वतंत्र रूप से पढ़ा शब्द और उन्हीं को वाक्य में प्रयोग किया तो पद। जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या है,
हमने यहाँ पर क्या देखा था, शब्द था कपड़ा, फूल और नदी। इन्हीं को हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर है, नदी तेज बहती है। अब यही कपड़ा, फूल और नदी जो अभी तक स्वतंत्र रूप से शब्द थे, जब उन्हें हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो क्या बन गए, पद बन गए। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि शब्द और पद एक ही नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सिर्फ इनके इस्तेमाल से ही इनके स्वरूप में बदलाव आता है। जब कपड़ा, फूल और नदी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया गया तो वे केवल शब्द थे, परंतु इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया गया तो यही शब्द अन्य शब्दों के साथ मिलकर पद का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया ना शब्द और पद क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पदबंध पे। ठीक है, पद समझ में आ गया ना। तो अब देखेंगे पद बंध। याद रखना पद बंध है, बंध मतलब जिसे बांधना कहलाता है। अंग्रेजी में पदबंध को फ्रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेजेस आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, वो फ्रेज। इनका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। इन जो पदबंध हैं या फ्रेजेस को बोलिए, इनमें हमेशा हम ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो हमारा वाक्य है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर बन जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि नदी तेज बहती है, अब उसी तरीके से हम बोल दें नदी तेज कलकल करती बहुत तीव्र ध्वनि के साथ बह रही है। तो कलकल करती तीव्र ध्वनि, ये पूरा हमारा विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी जो क्रिया है, बहने की जो क्रिया है, उसको हमने कई विशेषताओं के साथ डिस्क्राइब कर दिया। एक तो तेज थी, दूसरी कलकल थी और तीव्र ध्वनि थी। इन तीन चीजों से हमने उसको क्या कर दिया, उसके प्रभाव को, जो हम शब्द बोल रहे थे, नदी के जो डिस्क्राइब कर रहे थे, उसको हमने और ज्यादा इंप्रेसिव बना दिया। पदबंध को हम वाक्यांश भी कहते हैं। ध्यान रखना वाक्यांश क्यों, क्योंकि वो वाक्य का एक अंश होता है। क्योंकि पदबंध पूरा वाक्य नहीं होता, केवल वाक्य का एक भाग होता है। समझ में आया ना, वो पूरा वाक्य नहीं होता। अगर क्रिया है तो क्रिया ही रहेगी, संज्ञा है तो संज्ञा रहेगी, विशेषण है तो विशेषण रहेगा, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो संपूर्ण वाक्य नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहे जाते हैं। यानी कि एक ही उसमें कई सारे पद बंध जाएं, वो अर्थ तो दे मगर पूरा अर्थ ना दे, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, पदबंध या वाक्यांश। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य के टुकड़े होते हैं, मतलब सिर्फ एक भाग होता है। किंतु ऐसे टुकड़े जो निश्चित अर्थ या क्रम के परिचायक होते हैं। मतलब ऐसे टुकड़े, ऐसे नहीं कि तुमने इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, जोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, वो क्या रहेंगे, वो एक निश्चित क्रम में रहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको क्रिया विशेषण बताया, तो हमने क्या बोला, नदी तेज कलकल करती हुई तीव्र ध्वनि में बहती है। तो अब यहां पर हमने उसकी क्रिया की कई सारी विशेषताएं बताई है ना। उसी तरीके से हम बोलेंगे सीता चंचल, चालाक, सुंदर और तीव्र बुद्धि वाली लड़की है। तो ये क्या हो गया, चंचल, चालाक और तीव्र बुद्धि, चंचल, चालाक, सुंदर और तीव्र बुद्धि, ये क्या हुआ, ये विशेषण पदबंध हुआ, क्योंकि हमने उसकी विशेषता बताने के लिए एक साथ कई शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन वो निश्चित क्रम में रहेंगे, यानी कि विशेषण है तो विशेषण ही रहेगा। अब आते हैं पदबंध की परिभाषा, बहुत जरूरी है। जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जो मैंने अभी बताया, एक क्रम में रहेंगे और एक निश्चित अर्थ देंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। जो क्या करेंगे, जो एक ही पद का काम करेंगे, क्योंकि अगर विशेषण है तो विशेषण ही बताएंगे, अगर संज्ञा है तो संज्ञा ही बताएंगे। तो ये हमने आपको पदबंध की परिभाषा भी बता दी। अब आ जाते हैं, पदबंध एक वाक्यांश होता है। अब मतलब पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें ये बातें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद पदबंध बनाना और उनको पहचानना
दोनों ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, पहला है पदबंध एक वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य। तो पहली चीज जो कंपलसरी है कि वो सिर्फ एक वाक्य का अंश होगा, या और ये संपूर्ण वाक्य नहीं होता है, आधा वाक्य होता है। ये अर्थ तो देता है पर संपूर्ण अर्थ नहीं देता। आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि पदबंध कोई पूरा वाक्य नहीं होता। पदबंध केवल वाक्य का एक भाग होता है जो निश्चित अर्थ और क्रम का परिचायक होता है। समझ में आ गया? दूसरा आते हैं, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, जिस कारण इसे पदबंध कहा जाता है। तो पदबंध ये नहीं कि सिर्फ एक हमने बोल दिया। तेज बहती है, तो तेज जो है वो सिर्फ क्रिया विशेषण है, ये पदबंध नहीं कहलाएगा। उस पद का अगर हम परिचय करेंगे तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा, लेकिन पदबंध नहीं है। पदबंध हमेशा 1 2 3 4 5 कई सारे पद हो सकते हैं। यहां समझने योग्य बात यह है कि पदबंध एक नहीं बल्कि कई पदों के मेल से बनता है। आपको पदबंध के नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि पदबंध मतलब पदों का बंधन, और ये पदों का समूह व्याकरणिक इकाई की ओर संकेत करता है। यानी कि ये किस ओर लेकर हमें जाएगा, वो है व्याकरीकरण करने का। जैसे पदबंध में हम कराते उसमें पद परिचय में कराते हैं ना, व्याकरीकरण परिचय होता है। तो व्याकरण के आधार से वो क्या पहचान रखता है ये हम बताते हैं। तो वो पदबंध भी जो है वो व्याकरीकरण परिचय ही कहलाता है। तीसरा आते हैं, पदबंध से जुड़े हुए पदों का समूह व्याकरीकरण इकाई का रूप ले लेते हैं और वही इनकी पहचान होते हैं। तो समझ में आया? जो पद होते हैं वो एक समूह, एक ग्रुप बन जाते हैं और वो व्याकरीकरण इकाई का रूप ले लेते हैं। चौथा है, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। कोई भी पदबंध होगा एक मुख्य होगा। जैसे हमने बोला था ना अभी आपको, तेज कलकल करती हुई नदी तेज कलकल करती हुई तीव्र ध्वनि के साथ बहती है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने क्रिया विशेषण दिया वो बहती है, वो पदबंध होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो एक मुख्य पद है, उसके ऊपर सारे आश्रित हैं। उदाहरण के लिए, बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं। यहां पर जो फूल है वो मुख्य पद है और बाकी के पद रंग बिरंगे और सुंदर आश्रित हैं। तो समझ में आया? जैसे हमने नदी बोला था तो नदी हमारा और क्या कहते हैं वो आपका मुख्य पद हो जाता है। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। कोई भी पदों का बंधन जो मुख्य पद है, मुख्य पद क्या होगा? अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि मुख्य पद हम किसको बोलेंगे। मुख्य पद हम उसको बोलेंगे जो आपका वाक्य में उद्देश्य होगा। ये ध्यान रखना, वाक्य में जो कोई भी उद्देश्य होगा वो आपका मुख्य पद होगा, उसी पर पूरा वाक्य डिपेंड होता है। अब मुख्य पद के आधार पर होता है। मुख्य पद हमने पहचानने का तरीका आपको बता दिया। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसी तरह यदि आखिरी पद सर्वनाम है तो पूरा पद सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो जो भी आप पदबंध आपको पहचानने के लिए जैसे दिया जाएगा तो उसमें देखना है कि आखिरी पद जो है वो क्या है। आखिरी पद अगर संज्ञा है तो वो पूरा संज्ञा पदबंध कहलाएगा, और आखिरी पद अगर सर्वनाम है तो वो पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। और यदि आखिरी पद विशेषण है तो पूरा विशेषण पदबंध कहलाएगा। उदाहरण के लिए अभियान उन्होंने उदाहरण भी दे दिया आपको। आजकल पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। यहां पर फल जो है वो मुख्य पद है। अब आजकल पेड़ों पे स्वादिष्ट फल लगे हैं, तो पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हम बात कर रहे हैं फल के बारे में। तो फल हमारा क्या होगा? उद्देश्य, और वही हो गया मुख्य पद। अब पूरा वाक्य उसी के बारे में बात करेगा। तो लेकिन ये पूरा संज्ञा पदबंध है। कैसे? ये क्योंकि इस पदबंध का आखिरी पद और मुख्य पद फल है जो संज्ञा है। तो अब यहां पर क्या होगा? आजकल पेड़ों पर स्वादिष्ट फल। तो अब यहां पर आखिरी जो है ये आपका फल है, इसलिए ये पूरा पदबंध क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। कोई भी ले लो, अगर मान लो दिया हमने पेड़ों पर स्वादिष्ट फल, तो यहां पर भी फल आखिरी है तो इतना ही संज्ञा पदबंध कहलाएगा।
कुछ उदाहरणों की सहायता से पदबंध को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे, और हमारे पास कुछ उदाहरण है जो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। इन 4 वाक्यों में रेखांकित शब्द पदबंध है। ठीक है, क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, आखिरी पदबंध क्या है आपका? घोड़ा है। घोड़ा क्या होते हैं? संज्ञा होती है। तो ये आपका सब क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। पहले वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा में 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, किंतु वे मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी बात आपसे बोली गई ना, आखिरी जो शब्द, आखिरी जो पद रहेगा वो जो कुछ भी है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कुछ भी है, वो हमेशा आपका वही पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अब यहां पर परिश्रमी क्या है? परिश्रमी शब्द जो है वो आपका क्या है? ये रमेश की विशेषता को बतला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। तो फिर अत्यंत सुशील और परिश्रमी, ये पूरा पदबंध आपका क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। दूसरे वाक्य में रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद हैं, किंतु वे भी मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात विशेषण का। तो समझ में आया ना? आखिरी पदबंध जो भी रहेगा हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण पे आते हैं। झरना बहता चला जा रहा है। अब यहां पर है अगर हम है पे भी आ जाए तो है क्या है? होना है। क्या है? होना। और होना हमेशा क्या रहता है? क्रिया। तो बहता चला जा रहा है में है जो है वो आपका क्रिया है, इसलिए पूरा पदबंध क्या हो जाएगा आपका? क्रिया पदबंध। ठीक है, देखिए तीसरे वाक्य में झरना बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है में 5 पद है, किंतु वे भी मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नदी कल कल करती हुई बह रही है। क्या है? नदी कल कल करती हुई बह रही है। अब कल कल करती हुई, अब ये यहां पर जो है करती हुई किसके साथ संबंधित है? ये बह रही है के साथ संबंधित है, और बह रही क्या है? वो क्रिया है। क्रिया, अब यहां पर ये तो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता जो बतला रहा है वो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो कल कल करती हुई हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। चौथे वाक्य में नदी कल कल करती हुई बह रही थी कि कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे भी मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्रिया विशेषण का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी पदबंध अगर आपके सामने आता है और उसका आखिरी पद जो कुछ भी होगा, हम कह रहे हैं वो क्रिया हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कुछ भी हो, अगर वो जो कुछ भी है तो पूरा पदबंध वही कहलाएगा। बस आपको पहचानना है। ठीक है ना? तो यहां पर तो हमने आपको समझा दिया इनिशियल लेवल पर कि पद और शब्द क्या होते हैं, पद की परिभाषा और ध्यान रखने योग्य बातें, लेकिन अभी पद के भेद हमारे बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम देखेंगे पदबंध के भेद। बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपसे एमसीक्यूज इन्हीं आधार पर पूछा जाएगा। कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, अंडरलाइन किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा पदबंध है। बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उनके भेद समझने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।